थीटा, उससे हो जाना चाहिए था। साइन 10 डिग्री 60 माइनस 10 60 प्लस 10, तो साइन 10 डिग्री और 50 डिग्री को लिख दो 60 माइनस 10 डिग्री, और 70 को लिख दो साइन ऑफ 60 प्लस 10 डिग्री। और ये वैल्यू आपको साइन 30 अलग से पता ही होती है, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 साइन 3 थीटा, और एक साइन 30 ऑलरेडी था ही, तो 1/4 इंटू 1/4 आंसर इज 1/16। ये तो आसान क्वेश्चन था यार। बोलो भाई, ये तो क्वेश्चन एकदम आसान था ना? नहीं, मैं तो वही सी और डी वाले फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे। अच्छा, अब क्या है कि जब भी देखिए कॉस स्क्वायर का जब भी स्कोप आएगा ना, तो सोचने का तरीका ऐसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर 50 डिग्री तो ऐसे ही रख लेते हैं, जो कॉस में छोटा एंगल होता है ना उसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या ये है कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, प्लस 1। अच्छा, ये वही हो गया 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अगर हम करें तो 1/2 यहाँ कर लो, है ना, और यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी 60 और कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 40। ये दो रिजल्ट आ गए, दिख रहा है कि नहीं सबको? देख लो आराम से। अब यहाँ सारी वैल्यूज उठा के रख दो, कॉस 60 हाफ होता ही है, तो ये आ गया कॉस 40 डिग्री बाई 2, ये आ गया 1। यहाँ पे अगर इसको सॉरी, हाँ यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे कॉस 60 हाफ हो गया, तो -1/4 हो गया, और माइनस कॉस 40 डिग्री बाई 2 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गए, 1 में से 1/4 माइनस होगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। तो जब भी ये स्क्वायर वाले टर्म आ जाए ना, ये वाले, तो इनको हमेशा किसी एक को टर्म को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, तो दोनों में जो छोटा एंगल हो उसको साइन स्क्वायर में चेंज कर लो, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर लगा लो। तो स्क्वायर में आप यही करोगे, अगर सारे टर्म्स किस में आ रहे हैं, ऐड में। अगर यही सब्ट्रैक्शन में होता तब तो मान लो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता, तब तो आपने पढ़ा है ना साइन ए प्लस बी साइन बी माइनस ए, वो लगा देते, है कि नहीं? तो उसकी हेल्प से सीधा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे। क्या हुआ है, और 2 अल्फा आपसे पूछा गया है, तो अगर हम इस 2 अल्फा को देखें ध्यान से, तो हम इस 2 अल्फा को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यही फॉर्मूला लग गया। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें बस 10 की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो ध्यान से, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है, 3/5। अल्फा बीटा दोनों π/4 के बीच में है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें तो 0 से π/2 ही जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो वो सीधे क्या आ जाती है 4/5। समझ रहे हो कि नहीं भाई? नहीं, 4/3। देखो जरा ध्यान से, क्या है, सही है? सीधा रफली या तो ट्रायंगल से सोच लो, या फिर सीधा वही लगा लो, ये वाली वैल्यू होती है ना 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 वाली। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, तो बस वही लगा दिया। अरे क्या कह रहे हो भाई? तो 25 - 9/5, तो 4/3 आ जाएगा ये। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही हमें टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो जो अल्फा एंगल है वो है 0 से π/4 के बीच में, और जो माइनस बीटा होगा वो -π/4 से 0 के बीच में होगा। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूंगा तो वो बेसिकली -π/4 से π/4 के बीच में आ जाएगा। सही है ना? बट चूंकि हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम अल्फा माइनस बीटा को सिर्फ कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से π/4 लेंगे। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ से भी हम सीधे 10 अल्फा माइनस बीटा निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से 10 अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा 5/12। अब तो ये दोनों वैल्यू आ गई, यही दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है ना? बस अगर यही वैल्यू यहाँ पे निगेटिव दे दी जाती तो 10 की वैल्यू भी निगेटिव ले लेते, क्योंकि तब हम ये वाला रीजन यहाँ ले लेते -π/4 से 0। बट ये भी वैल्यू पॉजिटिव दी है ना, तो लोड लेना ही नहीं था, आप सीधे दोनों वैल्यू उठा के बस सॉल्व करना था। तो 4/3 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
20/36, तो 12 एलसीएम ले लो। तो 12 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 5, और यहाँ पर अगर हम 12 ले लें, यहाँ पे तो 36 ही ले लो, तो 36 माइनस 6 16 बटे 36 और इंटू 12 3, फिर 63 बटे 16 है कोई ऑप्शन बी? दिखा? फोर्थ में बस यही पढ़ने की बस ज़रूरत होती है भाई। अगर हम यहाँ से f4x की बात करें तो वो 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा। और अगर हम f6x की बात करें तो वो 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x हो जाएगा। अब ये तो यार कितनी बार हमने किया है। इसको हम लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और बाई 4 कर देंगे यहाँ पे। और इसको लिख देंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1/6 लिख देंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो f4x में से f6x माइनस कर दो, तो 1/4 माइनस 1/6 अलग आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। इसी को सॉल्व कर दो तो 1/12 आंसर आ रहा है। देख लो आराम से, खत्म हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ में तो कुछ करना ही नहीं था, बस ये तो बस वही लॉजिक लगा दो। तो देखो अगर हम इसमें करें तो पहले तो स्क्वायर करते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो और फिर उसका स्क्वायर करो और यहाँ पे 6 इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो और यहाँ पे 4 साइन की पावर 6 थीटा कर दो। अच्छा यहाँ पे जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ये हमने कैसे देखा होगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम माइनस वाला देखें प्लस वाला देखेंगे तो वो ये बनेगा, तो माइनस वाले में बस हमको माइनस देखना था, वो हम अलग से देख लेते हैं। क्या कहते हो? अच्छा इसको लिख दो 4 साइन की पावर 6 थीटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब चाहो तो 3 और 6 इसको स्क्वायर ओपन और कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा और साथ में आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा और ये आ जाएगा 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का रोल तो खत्म होता हुआ दिख रहा है हमको। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। अच्छा 6 प्लस 3 9 हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो 3 इंटू 2 6, इसको लिख दो साइन नहीं 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 कर लो, 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 4 साइन की पावर 6 थीटा। देखो है कोई ऑप्शन में ऐसा? आप ऑप्शन में अच्छा है तो 13 भी चाहिए आपको। ऑप्शन में अभी आपको और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि हमें कॉस की पावर 6 तो कहीं चाहिए ही नहीं ना, तो पावर 6 पहले अभी हटानी पड़ेगी। अब या तो पूरा एक्सप्रेशन कॉस में ले आओ या मिक्स में रखो कॉस और साइन में, तो पूरे एक्सप्रेशन को कॉस में ही ले चलते हैं। तो 12 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिख दो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो मेरे हिसाब से कॉस की पावर 6 तक बात जा रही है, तो 9 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में आएगा माइनस का 4, सही है ना, प्लस माइनस। तो ये और ये मेरे हिसाब से कैंसिल हो रहे हैं ना, ये तो ऐड हो रहे हैं सब। ये तो सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ओहो माइनस एक कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे सारे टर्म्स में माइनस एक कॉमन आएगा, तो ये माइनस आएगा, ये
प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 9 और 3 13, और -4 कॉस की पावर 6 थीटा। देखो ये आ रहा है, दिखा क्या, 13 - 4 कॉस। तो बस वही था, एक बार सबको साइन कॉस में चेंज करके सीधा ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर लगा देना था। समझ रहे हो कि नहीं भाई? हमने ऑप्शन में देखा ना कि सारे टर्म्स साइन और कॉस की पावर में चेंज किए गए हैं, तो हमने जो ये 2 थीटा वाले टर्म्स आ रहे थे, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया। तो जैसे ही कॉस में चेंज किया, आंसर आ गया तुम्हें। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जर्व्ड टू बी 45 एट अ पॉइंट ए। मतलब ये एक वर्टिकल टावर है जिसको किसी पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया गया, तो जो इसका वर्टिकल एंगल आपको दिख रहा था, ये वाला एंगल, वो एंगल आपको 45 दिख रहा था, ये कहने का मतलब है। फिर कह रहा है कि बी विद पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली एबव टू द ग्राउंड टू द पॉइंट, यहाँ से 30 एबव गए, 30 मीटर एबव गए, उस पर एक पॉइंट लिया हमने बी। यहाँ से जब हमने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो वो 30 डिग्री आ गया। अरे ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपसे पूछा गया है व्हाट आर डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको 30 दी हुई है, हाँ या ना? सही है ना? और ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं आपसे कह दूं h है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h - 30। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1045 क्या होता है, तो 1045 क्या हो गया, h/x हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ h और x बराबर आ गए। सही है ना? और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में 1030 बोलूँ, तो 1030 जो है वो h - 30/x हो जाएगा। ये x, ये वाला जो x है, ये x उठ के यहाँ चला जाएगा ना। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम 1030 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा h - 30, और एक्स सी किसके बराबर है, h के। सही है ना? तो बस ये क्या हो गया, 1/√3 हो गया, और ये क्या हो गया, x - 30/x। तो x इक्वल टू x√3 - 30√3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30√3/√3 - 1। तो 30√3√3 + 1 /2। तो 45 + 15√3। अगर आप ध्यान से देखो तो 15√3 इंटू √3 + 1 है ये। तो 15√3 + 45 आंसर है कोई, 15 3 + √3। ये आंसर है ए। दिखा क्या सबको? तो बस क्वेश्चन को लैंग्वेज वाइज पढ़ना होता है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, फिर भी चलो क्या कह रहा है कि देखो, मतलब एक ये वॉल है ना, और वॉल में क्या है, ये लैडर एक रखी हुई है ऐसे करके, और ये 2 मीटर की लैडर है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका लैडर बिगन स्लाइड ऑन द वॉल द टॉप, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये नीचे स्लाइड करना शुरू करता है किस वेलोसिटी से, 25। अच्छा, अगर मैं इसको y मान लूँ, तो मैं कहूँगा कि जो y का रेट ऑफ चेंज है टाइम के रेफरेंस में, वो 25 दिया हुआ है। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। तो आपको बताना है कि स्लाइड अवे द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द टॉप ऑफ द लेडर 1 मीटर अबव टू द ग्राउंड। तो आपको ये बताना है कि बॉटम एंड यानी dx/dt क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो किसी भी इंस्टेंट पर x² + y² की वैल्यू कितनी फिक्स होगी, जरा बताना। 4। 4। तो 2x इंटू dx/dt जो होगा, और प्लस 2y इंटू dy/dt, t के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वो हमेशा 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जिस समय एक समय चलते चलते ऐसा होगा कि ये वाला एक 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 - 1 √3 आ जाएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो, बोलो भाई। क्योंकि ये लेंथ तो हमेशा 2 फिक्स रहनी है ना। उसी समय आपको dx/dt निकालना है। तो 2√3 इंटू dx/dt। अच्छा, dy/dt तो हमेशा ही फिक्स है कि नहीं भाई? तो 2y इंटू dy/dt, dy/dt कितना है, 25 इज इक्व टू 0। अच्छा, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो यहाँ से अगर हम dx/dt निकालेंगे तो वो 25/√3 आ जाएगा, है कि नहीं भाई?
है कोई ऑप्शन में 25/√3 ये आ गया। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस साइन से मत जाना, इसमें देखो जैसे कहा गया स्लाइड डाउन का मतलब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। स्लाइड डाउन का मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देना, निगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। तो 25/√3 आंसर हो गया। ये तो रेट चेंज की बात हो गई, ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ना। यस। अच्छा कोई नहीं, तो इसमें मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चलो तो ABC एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा टाइप की सिचुएशन है कि ये A है, ये B है और ये C है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं कितने, 100 मीटर के। और BC का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर एक टावर है, BC के मिड पॉइंट पर एक टावर है, ठीक है। कह रहा है द वर्टिकल एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट B एंड द पॉइंट A। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मिड पॉइंट पे टावर है, और अगर हम इसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 एंगल बना देगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा, सही है ना। तो अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें ऐसे करके, ये रहा टावर, तो टावर का अगर आप ए से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करोगे तो ये वाली लेंथ AD होगी, है कि नहीं। और ये वाला एंगल अगर हम थीटा कह दें, तो जो कॉस क्या दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है ए से, वो दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3√2, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3√2, ठीक है ना भाई। अच्छा इसके बाद इसी टावर का बी से जो एलिवेशन एंगल है, अगर हम इसी का बी से एलिवेशन एंगल बनाए, ये वाला टावर बना के ऐसे ये टावर बना दिया और इसका बी से एलिवेशन एंगल देखें, तो ये पॉइंट डी होगा। अब जो ये एलिवेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू दी हुई है कॉसेक इनवर्स 2√2, मतलब ये जो कॉसेक अल्फा दिया हुआ है ये 2√2 दिया हुआ है, और ये लेंथ BD दी हुई है। BD लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, टावर की हाइट हम H ले लेते हैं, सही है ना। ये है सिचुएशन। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर ही निकालना है बस, अब तो क्वेश्चन आराम से हो गया, है कि नहीं, बोलो। यस सर। भाई इसकी हाइट हम y मान लेते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको x और इसको y ले रहे हो, ये एंगल 90 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा कितना होगा, 100 स्क्वायर। ये तो एनालिसिस आई ना हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, सबको h के टर्म में निकाल के बस यहाँ रखना है हमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा H/y आ जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3√2 इज इक्वल टू H/y। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3√2h, पहली इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर अगर हमें कॉसेक अल्फा पता है, तो क्या हम यहाँ से कॉट अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर अल्फा और -1, तो ये √7 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से कॉट अल्फा लिखें तो वो x/h आएगा, तो इसका मतलब x जो है वो h√7 आ जाएगा। अब x आ गया, y आ गया, दोनों उठा के यहाँ रख दो, तो 7h² और 18 इज इक्वल टू 100 × 100 आ रहा है, तो यहाँ से h² क्या आ जाएगा, 25 400, तो h की वैल्यू क्या 20 आ रही है, देखो है यस आपको, सर। खत्म। समझ में आया कि नहीं। बस बस उन दोनों से हमने वही h की वैल्यू, x और y की वैल्यू h के टर्म में निकाल ली, और वही वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, सीधा सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की बात थी कहाँ, और अच्छा ये जो टावर है ना, ये मतलब वर्टिकली है ऐसे कहीं, मतलब अगर आप 3D में डायग्राम देखोगे, तो इसके बाद ये एलिवेशन एंगल और ये एलिवेशन एंगल आपको दे दिए हैं, वही दोनों हमने डायग्राम अलग से बना लिए और उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस कर लिया। कहने का ये है कि एक हॉरिजॉन्टल वो था, दो वर्टिकल पोल थे जिनकी हाइट हमको दे रखी थी, एक 20 का पोल था और एक पोल 80 का था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा कह रहा था हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ईस्ट, अच्छा ईस्ट टॉप को हमने उसके दूसरे के बॉटम से मिलाया, बॉटम से मिलाने के बाद दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी, ये आपको निकालना है एच। ये 20 दिया हुआ है और ये 80 दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन, और हमें ये एच हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं भाई, अरे हाँ या ना। हाँ सर। ये है क्वेश्चन। तो
इसके लिए तो वैसे तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। सिमिलर ट्रायंगल के अलावा हम कुछ और लगा सकते हैं, मैं बस वो देख रहा हूँ। हम्म, हम्म, अगर हम इस एंगल को कहें थीटा, तो 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 ये 90 होगा। अगर हम इस लेंथ को मान लें x और इस लेंथ को मान लें y, सही है ना? इस लेंथ को x कह दें, इस लेंथ को y कह दें। सारे पॉइंट के नाम ही दे दो जरा। इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको c कह दो, इसको d कह दो, इसको e कह दो और इसको f कह दो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी के, यस सर। तो यहाँ से ए बी बाई ए सी जो है वो एच एक्स। बाई 80 होगा। ए बी बाई ए सी मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच बाई 80 होगा। ये ध्यान रखिएगा रिलेशन, ठीक है? ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ ट्रायंगल सी ई बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ ए के, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो y अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो h अपॉन 20 के बराबर होगा। ये दूसरा रिलेशन आ गया। दिख रहा है कि नहीं दोनों रिलेशन, बताओ। हम्म तो अगर मैं पहले वाले रिलेशन पे चलूँ तो यहाँ से x प्लस वाई बाई एक्स क्या होगा? 80 बाई एच होगा, बोलो। तो y बाई एक्स कितना होगा? दोनों साइड हमने -1 कर दिया है, 80 माइनस एच बाई एच। ऐसे यहाँ पे x प्लस वाई बाई वाई कितना होगा? 20 बाई एच। तो यहाँ से x बाई वाई कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बताओ। 20 माइनस एच बाई एच। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? बस अब इन्हीं दोनों रिलेशन से x बाई वाई को बराबर कर दो। तो h बाई 20 माइनस एच इज इक्व टू 80 माइनस एच बाई एच आ जाएगा। तो एच स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बोलो? 1600 और माइनस 100h प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल। तो एच की वैल्यू क्या 16 आ रही है ऑप्शन में कोई? बताओ, दिखा क्या भाई? तो बस इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगना था। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के बस हमें एच निकाल देना था, एक्स और वाई करके। दिखा क्या भाई, बोलो। यस सर। बस वहीं से सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों में एक्स और वाई वाई बराबर करके आंसर लिख देंगे। हाँ, द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको n निकालना था। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या किया करो कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना और सबसे छोटा एंगल, इन दोनों को एक साथ ले लिया करो। तो 1/sin π/n -1/sin3π/n इज इक्वल टू 1/sin2π/n है। अब यहाँ एलसीएम ले लो। तो sin3π/n माइनस sin π/n होल डिवाइडेड बाई sin3π/n इंटू sin π/n। अच्छा, इसको लिख दो इज इक्वल टू 2 sin, या छोड़ो अभी बाद में देखेंगे इसको। इसको लिख दो sin2π/n। अच्छा, यहाँ पे sin c माइनस sin d लगा दो। तो 2 cos c प्लस d/2 और इंटू साइन c माइनस d/2 आएगा, और डिवाइडेड बाई sin3π/n इंटू sin π/n आएगा। sin π/n कैंसिल, 1/sin2π/n आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 sin2π/n इंटू cos2π/n इज इक्वल टू sin3π/n आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो sin4π/n इक्वल टू sin3π/n आएगा। अब आराम से सॉल्व कर लो। ये दोनों कब बराबर होंगे? आपने पढ़ा है ना कि साइन ए अगर साइन बी के बराबर होता है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है? पाई। सोचो, तभी तो साइन पाई प्लस इसके बराबर होता है। अरे हाँ या ना भाई?
अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा गया है क्या? तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से साइन ए साइन बी के बराबर है, तो ए प्लस बी क्या होता है, पाई माइनस थीटा, है ना? तो ये वैल्यू 2 पाई तो माइनस हो जाएगा, ऑड पाई होनी चाहिए, मतलब 2n+1 इंटू पाई होती है अगर ऐसा होता है। तो बस यहाँ से कर दो, सही है ना ये? इसका मतलब ए प्लस बी जो दोनों एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन 4 पाई बाई n+3 पाई बाई n कितना होना चाहिए पाई के, एन मिनिमम कितना होना चाहिए 7, वरना तो उससे बड़ा आएगा ही। तो आंसर इसका क्या आ गया, 7। समझ में आ गया कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। बस यस सर। यही सिंपल लॉजिक आपको लगाना था। क्वेश्चन नंबर सर 20, क्वेश्चन सर नंबर 22 बता दीजिए। 22 दिया था क्या? चलो 22 भी देख लो। देखो 22 में क्या है, जब भी इस तरह की सीरीज आए ना, दोनों नीचे साइन के टर्म लिखे हो, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस देखा करो। क्या देखा करो, डिफरेंस। सही है ना? मतलब टेक्निक क्या कहते हैं, टेक्निक ऐसे होती है कि अगर यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा हो, है ना, और हमें इसको डील करना हो, तो हम ऊपर नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम जब साइन अल्फा माइनस बीटा बना के साइन अल्फा साइन बीटा लेते हैं और जैसे इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये तुरंत एंगल बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा बन जाता है। देखो जरा, ये समझ आता है कि नहीं सबको? अरे हाँ या ना जवाब दो। बस कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एंगल का डिफरेंस है ना, ये कांस्टेंट फील होना चाहिए। अच्छा ऐसे ही कहीं अगर आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा मिल जाए, सही है, तो आप हमेशा ऊपर क्या बना दो, बोलो, तब भी ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा ले लो, सही है ना, और यहाँ क्या ले लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे अभी भी क्या ले लो, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये सोचने की टेक्निक है। तब ये क्या बन जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो यस भाई। सर। पर ये हट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ आ जाता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये सोचने की टेक्निक है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ये दोनों एंगल दिखे, तो इनका डिफरेंस, अब देखो जरा डिफरेंस अगर देखोगे दोनों का, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, ये k-1 पाई बाई 6 है, ये k पाई बाई 6 है, तो दोनों का डिफरेंस पाई बाई 6 है या नहीं है? यस सर, पाई/6। बस तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, साइन पाई बाई, साइन पाई/6। बस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने जैसे ही यहाँ पे साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इसी का डिफरेंस बना दो। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, k पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 माइनस k-1 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। यही तो दोनों एंगल का डिफरेंस था, अल्फा माइनस बीटा, यस सर। और यही दोनों एंगल यहाँ लिख दो। तो साइन k पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ k-1 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। अब इसको ब्रेक कर दो, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा क्या ब्रेक होता है, कॉट में। तो ये बन जाएगा कॉट भाई साइन ए, इस ऐसा करो, इस एंगल को ए देख लो, इसको बी देख लो। यस सर। तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए साइन बी कैंसिल, कॉस बी बाई साइन बी, तो कॉट बी बनेगा ना यहाँ। तो यस सर। कॉट यस। ऑफ k-1 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, समझे कि नहीं? और यहाँ पे बन जाएगा कॉट ऑफ कितना, k पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। अब आंसर आ गया। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। k कहाँ से कहाँ चल रहा है बताओ, 1 13। से 13 तक। k की वैल्यू 1 से 13 तक जा रही है। k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 13। तो अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल होंगे कि नहीं? यस सर, कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 1/2,
जब पहला एंगल रखोगे तो बनेगा कॉट पाई बाई 4, यहाँ बनेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। अच्छा यहाँ पे अगला क्या बनेगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4, सॉरी कॉट यस सर। प्लस पाई बाई 6 जब 2 रखेंगे, और यहाँ क्या बनेगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। जब 13 रखोगे तो क्या बनेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 13 माइनस पाई बाई 1, 6, 13 माइनस 1 12 12 पाई पाई बाई बाई 6। 6, और यहाँ क्या बनेगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। समझ रहे हो कि नहीं? अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट टर्म से आंसर आ जाएगा। दिखा? अब यहाँ हाँ आ गया कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, इसी को सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं ये बताओ? ये सर कर लेंगे। सही है ना? तो बस ये टेक्निक थी। ये दोनों चीजें अगर आपके दिमाग में, मतलब कौन सी दो चीजें दिमाग में रखनी, पहला, अगर 10 अल्फा से 10 बीटा माइनस हो रहा होगा तो वो रिजल्ट बनता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा। और अगर कॉट अल्फा में से कॉट बीटा माइनस होता है तो होता है साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और डिवाइड होता है साइन अल्फा साइन बीटा। बस ये दो रिजल्ट आप दिमाग में रखिएगा, इन्हीं दोनों रिजल्ट का एप्लीकेशन है ये। समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सर। सही है ना? पाई बाई 6 हो, पाई बाई 4 होगा ना सर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सॉरी 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 सॉरी। हम्म हम्म अब सही है। ये पाई बाई 4 यहाँ कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल का डिफरेंस पाई बाई 4 बन रहा है। कॉसेक को तो साइन लिख ही लेंगे। अब तो ये साइन ए माइनस बी बाई कॉसे, साइन ए साइन बी आ गया, तो कॉट बी माइनस कॉट ए बन जाता है ये। नहीं समझे? ये सर कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। बस ये √2 m इक्वल टू 1 से 6, तो कॉट बी मतलब थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉट ए थीटा प्लस m पाई बाई 4। और अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे इसमें? आंसर तो इधर से सर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में 1 बाई साइन थीटा बाई पाई बाई 4 तो आएगा ना? आया तो √2, अच्छा हाँ, ओके थैंक यू। डिनोमिनेटर में जाके वो √2 बना देगा ना। m की वैल्यू जैसे ही रखना शुरू करोगे तो पहला टर्म बनेगा कॉट थीटा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और दूसरे से कैंसिलेशन स्टार्ट होगा, और लास्ट वाला टर्म बचेगा, तो थीटा प्लस 6 पाई बाई 4 ये बच जाएगा। दिखा क्या? यस सर। ये वैल्यू शायद 4√2 दे रखी है, देखिए। यहाँ तक आ गया। अच्छा 6 पाई बाई 4 को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो? हाँ सर। ये बना कॉट थीटा, और ये बन गया कॉट ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 4। अच्छा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है कॉट में? क्या ये 10 थीटा हो जाता है? अरे बोलो भाई। माइनस का 10 थी। माइनस का तो प्लस कर लो, इज इक्वल टू 4√2। अच्छा अब आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि नहीं, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉसेक 2 थीटा, याद आया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से कॉसेक 2 थीटा कितना आ गया 2, इसका मतलब 2 थीटा, इसको क्या लिख दोगे पाई बाई 6। तो 2 थीटा अगर पाई बाई 6 है तो थीटा कितना है, पाई बाई 12 है कोई ऑप्शन में? नहीं समझे? समझ गए सर। बस ये आसान सी चीज़ आती है, बहुत टफ सिचुएशंस या बहुत टफ कैलकुलेशंस नहीं आता। बस आपको फॉर्मूला रिलेट करके यूज करना होता है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये वाला जो रिजल्ट था, इसको ध्यान में रखते हुए चीजें सिंप्लीफाई करनी होती है। तो अब डायग्राम सही बना है एकदम। मतलब क्या था कि ये अगर वाटर सरफेस मान लें, तो यहाँ पे अगर हम क्लाउड ले लें तो उसकी इमेज भी यहीं पे बनेगी, ऐसा कुछ है। तो अगर ये हाई टच होगी तो वाटर पे उसकी इमेज भी हाई टच पे ही आएगी। तो ये हाई टच हुआ, ये हाई टच हुआ, तो यहाँ से अगर हम पी पॉइंट पे जाएं तो इसकी इमेज अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये 30 डिग्री है,
और यहाँ से इसका जो डिप्रेशन वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। ऐसा है सिचुएशन ना। अब तो टिग्नोमेट्री यार आराम से लग जाती है ना। ये हाइट Yes, एच, sir. ये हाइट एच, तो पूरी हाइट हो गई 2h। नहीं, तो 2h का तो खैर रोल ही नहीं है। ये हाइट कितनी हो गई भाई साहब? 25। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई? प्लस h 20 प्लस सर। 25। और ये वाली हाइट कितनी हो गई? h माइनस 25। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? इस हाइट को अगर हम x मान लेते हैं तो 1030 कितना हो गया? h माइनस 25 बाई एक्स, क्या कहते हो? और 1060 कितना हो गया? h प्लस 25 बाई एक्स, हाँ या ना? तो दोनों से x निकाल लो, बराबर कर दो। तो पहले से x कितना आएगा? √3h माइनस 25। और दूसरे से कितना आएगा? h प्लस 25 बाई √3, हाँ या ना? देखो जरा, तो यहाँ से दोनों को बराबर करो जरा। तो 3h माइनस 25 इक्वल टू h प्लस 25 आ गया। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 क्या? तो h की वैल्यू 50 आ रही है, देखिए जरा। ये आ गया आंसर। नहीं समझे भाई? एक बार ये ट्रायंगल बन के आ गया, ये हाइट हमें 25 दे ही रखी थी, तो ये 25 हो गई, ये पूरी h है, तो बची कितनी? h माइनस 25 इस वाले ट्रायंगल में, और ये h प्लस 25 इस वाले ट्रायंगल में। अगर दोनों में कॉमन हाइट x थी तो बस उसी कॉमन हाइट x की वैल्यू निकाल के बराबर कर दिया, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। नहीं समझे? Yes, sir.